हेलो बच्चों, हमारी कक्षा 12 की मनोविज्ञान की एनसीईआरटी की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें मनोवैज्ञानिक विकार के अंतर्गत यह हमारा तीसरा टॉपिक है। इससे पूर्व हम लोग मनोवैज्ञानिक विकार अध्याय के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक विकार का क्या अर्थ होता है, क्या लक्षण होते हैं और डीएसएम जो हमारा होता है इसमें कितने आयाम हैं जो मनोवैज्ञानिक विकारों से संबंधित हैं, कितने प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं, मानसिक रोग होते हैं, इसके बारे में हम अपने 2 पूर्व में अध्याय पढ़ चुके हैं। आज के अध्याय में हम मनोविदालिता, जो कि एक बहुत ही गंभीर मानसिक रोग है, इसके बारे में जानेंगे और इसके 2 वीडियो होंगे। पहली वीडियो में हम लोग मनोविदालिता का अर्थ समझेंगे और इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मनोविदालिता का निदान कैसे किया जा सकता है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मनोविदालिता क्या होता है। ठीक है, मनोविदालिता के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए मनोविदालिता का क्या अर्थ है। तो ये एक गंभीर मानसिक रोग है जिसको हम नॉर्मली सामान्य रूप से पागलपन कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, असामान्य है। और ये तो हम सभी पहले भी ये जान चुके हैं पिछले वीडियोस में कि कोई भी मानसिक बीमारी असामान्य जब हो जाती है, सामाजिक मान्यताओं के विपरीत हो जाती है, तो उसे हम मानसिक रोग की संज्ञा दे देते हैं। तो मनोविदालिता भी एक गंभीर मानसिक रोग है। अब बात करते हैं अगर इसके शाब्दिक अर्थ की, तो इसका जो अर्थ है बेटा वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिजोफ्रेनिया, और सिजोफ्रेनिया का जो सीजो है, सीजो का अर्थ होता है हमारा विच्छेद या विभाजन। ठीक है, यानी कि टूट जाना, और फ्रेनिया का अर्थ होता है मन, यानी मन का टूटना या मन का विभाजित हो जाना, ये हमारा कहलाता है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करते हैं तो मनोविदालिता मन या व्यक्तित्व के विभाजन से संबंधित रोग है, जिसमें हमारे व्यक्तित्व का ही विभाजन हो जाता है या मन का ही विभाजन हो जाता है। तो अगर हम इसे आगे देखें तो आगे इसका एक और अर्थ हम समझते हैं, जिसे हम कहते हैं मनोविदालिता का वैज्ञानिक अर्थ। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टि में हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक जो भी तथ्य होते हैं वो किसी ठोस प्रमाण पर आधारित होते हैं। तो मनोविदालिता के विभिन्न प्रकार के जो रोगी हैं उनको देखने के पश्चात मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये अर्थ दिया गया। तो वैज्ञानिक अर्थ के अनुसार मनोविदालिता क्या है कि मनोविक्षिप्त विकृतियों का एक समूह है। मनोविक्षिप्त का मतलब है मन की विक्षिप्त अवस्था, यानी मन की असामान्य अवस्था, और असामान्य अवस्था का एक ऐसी विकृतियों का समूह है जिसमें चिंतन व्यक्ति का वो बिगड़ चुका है, खराब हो चुका है, उसके संवेगों में अस्थिरता आ गई है और उसके व्यवहार में भी अत्यंत क्षुब्धता या उदासी या व्यवहार में कुछ असामान्य बातें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसमें हमारे मुख्य रूप से निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पे विकृत और विचलित चिंतन दिखाई देता है। व्यक्ति का जो चिंतन है वही विकृत हो चुका है, वह देखता है जो वो देखना चाहता है, मतलब जो उसके दिमाग में चल रहा है वह उसको दिखाई देता है, और चाहे कितना भी आप उसको सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए कि वो जो सोच रहा है ऐसा नहीं है, फिर भी वो आपकी बात को सत्य नहीं मानेगा, वह केवल अपने ही चिंतन पर विश्वास करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो है कि अतार्किक। ठीक है, अतार्किक रूप से संबद्ध विचार होते हैं, ऐसे विचार उसके होते हैं जिनका कोई तर्क नहीं है। ठीक है, आप उसे कितना भी तर्क दीजिए वो उन तर्कों के आधार पर भी उसे स्वीकारेगा नहीं। वो अपने जो विचार दे रहा है वो अतार्किक है, जिनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सामने ये कह रहा है कि मेरे सामने सफेद कपड़ों में कोई व्यक्ति खड़ा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं सामने तो कोई नहीं है। ठीक है, पर वो कहेगा कि हाँ जी है, सामने आपको नहीं दिख रहा बट मुझे दिख रहा है और है।
तो ये जो तर्क हैं उसके, ये हमारे असामान्य तर्क हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है दोषपूर्ण प्रत्यक्षण। उसका जो प्रत्यक्षण नजरिया है वो उसमें बहुत दोषपूर्ण हो चुका है, वो उसमें काफी सारे दोष आ चुके हैं। उसका ध्यान भी अब पूरी तरह से जो है विकृत हो चुका है, यानी एकाग्रता भी उसकी कहीं ना कहीं खंडित हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है व्यामोह एवं विभ्रम। तो ऐसे व्यक्ति में व्यामोह और विभ्रम की भी स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो आपका हेलुसिनेट करता है चीजों को, यानी जैसे मैंने अभी बताया कि सफेद कपड़ों में कोई व्यक्ति उसको दिखाई दे रहा है तो वो हेलुसिनेट कर रहा है बिना किसी वस्तु के या बिना किसी उद्दीपक के, उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा है। अब ये उसे कई प्रकार का हो सकता है। ठीक है, सुनने संबंधी हो सकता है, देखने संबंधी हो सकता है, तो कैसा भी हो सकता है। व्यामोह यानी डिल्यूजन, उसको अलग अलग चीजें जो है महसूस हो सकती हैं, भ्रम हो सकते हैं कई तरह के। ठीक है, इसके अलावा उसकी जो पेशीय क्रियाएं हैं, मांसपेशियों की जो क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं, उनमें भी हमें असामान्यता दिखाई देती है। वो बहुत तरह की भिन्न भिन्न ऐसी शारीरिक क्रियाएं करता है, जैसे चेहरे पर वो बहुत उदासीन से भाव रखेगा। ठीक है, हंसी के कोई बात हो रही है तब भी वो हंसेगा नहीं, उदास सा बैठा रहेगा, या भावहीन उसका चेहरा रहेगा, भाव शून्य रहेगा। ठीक है, रोने की बात पर भी वो रोएगा नहीं, कुछ और ही, मतलब वो किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, संवेगों का कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है। इस तरह की शुद्धता उसके अंदर दिखाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका अनुपयुक्त भाव। उसके भाव जो उसके फीलिंग्स हैं वो क्लियरली आपको चेहरे पर दिखाई नहीं देती हैं। उसके भाव चेहरे के जो हैं वो भिन्न बने रहते हैं, असामान्य बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो और क्या होता है इसमें, अन्य लोगों के साथ उसकी जो दूरी है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि जब व्यक्ति कोई असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है तो जो सामान्य लोग हैं वो उससे दूर जाने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उन्हें असामान्य लग रहा है, आश्चर्यजनक लग रहा है, इसलिए वो उसके साथ खुद को सही रूप से कंपेटेबल नहीं मान पाते और वो उसके साथ जुड़ नहीं पाते हैं। तो सामान्य लोगों से उसकी दूरी बढ़ने लगती है, और जब सामान्य लोगों से दूरी बढ़ रही है, अपने समाज से दूरी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे वास्तविकता से वो दूर जाने लगता है और एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है अपने चारों ओर, और उसी काल्पनिक दुनिया में वो जीवित रहता है, उसी काल्पनिक दुनिया के बारे में वो विचार करता है, चिंतन करता है। सामवेगिक तथा भाषाई अभिव्यक्ति में उसको असमर्थता महसूस होती है, मतलब उसके संवेग अस्थिर हो जाते हैं, कभी रोएगा कभी हंसेगा, बिना किसी कारण के वो हंसेगा, बिना किसी कारण के वो रोएगा, बिना किसी कारण के कभी भी गुस्सा कर देगा। तो संवेगों का जहां प्रदर्शन उसे जैसे करना है वैसे प्रदर्शन नहीं करेगा, उसके संवेगों में एक अस्थिरता होगी, समय के हिसाब से नहीं होगा, जगह के हिसाब से नहीं होगा, कहीं भी कभी भी कैसा भी संवेग वो प्रदर्शित करेगा। और भाषाई अभिव्यक्ति में असमर्थता का अर्थ होगा कि उसको संचालन अपना जो करना है, या उसे किसी के साथ जो भी संपर्क स्थापित करना है, संचार करना है, अपनी बातों की बात कहनी है, तो वो सही ढंग से अपनी बात को रख नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा, समझा नहीं पाएगा लोगों को। उसकी भाषा में भी दिक्कत होगी, समझने में भी, बोलने में भी। इसके अलावा संप्रत्ति के विकास में भी असमर्थता होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। संप्रत्ति का अर्थ होता है कॉन्सेप्ट, तो उसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, वो अपना कॉन्सेप्ट को सही ढंग से लोगों के सामने रख नहीं पाएगा, बात को सही ढंग से बता नहीं पाएगा, तर्कों के आधार पर उसे सिद्ध नहीं कर पाएगा। ठीक है, और प्रतिगमनात्मक रूपी व्यवहार, हमेशा वो प्रतिगमन की प्रक्रिया करेगा। प्रतिगमन प्रक्रिया का क्या मतलब है कि अगर हम उसे तर्क दे रहे हैं, हम उसे सच बता रहे हैं, तो वो सच से दूर भागेगा। ठीक है, उस सच को वो स्वीकारेगा नहीं। अगर हम उससे कहते हैं नहीं तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, तो वो ये स्वीकार नहीं करेगा कि वो गलत है, वो ये कहेगा नहीं मैं सही हूं, आप ही गलत हो, आपको नहीं समझ में आ रहा जो मैं कह रहा हूं, आपको नहीं पता चल रहा है, बट मैं अपनी जगह पूरी तरह से सही हूं। वो दूर भागेगा आपसे, आपकी बात को सुनने की भी कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि एक मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित जो मनोविदालिता का पेशेंट होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। ये वैज्ञानिक अर्थ के अनुसार निर्धारित लक्षण हैं। अब अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक अर्थ की, तो मनोवैज्ञानिक अर्थ का पहली बात तो मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य है कि जो मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं हमें मनोविदालिता की दी हैं।
तो पहली परिभाषा अगर हम बात करते हैं तो वो दी है कैमरॉन ने बताया है कि मनोविदालिता क्या है। मनोविदालिता एक प्रतिगमनात्मक प्रयास है। तो अभी मैंने बताया था आपको प्रतिगमन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिगमन यानी आप सच्चाई से दूर भागने वाला है ना, सच्चाई से वो दूर भागेगा, वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेगा। तो प्रतिगमनात्मक एक प्रयास होता है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, वास्तविकता पर आधारित आपसी व्यक्तिगत एवं पदार्थ जनित संबंधों को छोड़ने और व्यामोही एवं अवस्तुबोधनों के माध्यम से तनाव तथा चिंता से बचाव करता है। वास्तव में क्या होता है कि वो वास्तविकता पर जो आधारित आपसी व्यक्तिगत संबंध है या किसी पदार्थ से संबंध है, उनको वो छोड़ने लगता है, वास्तविकता से दूर होने लगता है और इसकी जगह जो काल्पनिक चीजें हैं जो उसको विभ्रम के द्वारा दिखाई दे रही हैं या सुनाई दे रही हैं या महसूस हो रही हैं या उसे भ्रम के द्वारा, व्यामोह के द्वारा पता चल रही हैं, उन चीजों को, वस्तुओं को, उस तरह के व्यवहारों को वो प्रदर्शित करेगा और इस प्रकार वो अपने तनाव और अपनी चिंता का निवारण करेगा। ठीक है, नॉर्मली हम लोग अपनी चिंता होती है तो उसके निवारण के लिए हम समस्या समाधान खोजते हैं चिंतन के द्वारा, लेकिन वो समस्या समाधान न करके वो एक काल्पनिक दुनिया में उस समस्या को ले जाएगा और वहीं उसका समाधान करेगा, जो कि वास्तविकता में संभव ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, दूसरी डेफिनेशन हमारी डेविसन और नील की है। डेविसन और नील क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मनोविदालिता मनोविक्षिप्त विकृतियों का एक समूह है। ये अभी हमने पढ़ा था कि सभी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मनोविदालिता जो है वो मनोविक्षिप्त विकृतियों का एक समूह है, जिसमें सामान्य रूप से चिंतन, संवेग और व्यवहार में शुद्धता होती है। ठीक है, व्यवहार में अत्यधिक शुद्धता की विशेषता होती है। विकृत चिंतन जिसमें विचार तार्किक रूप से संबद्ध नहीं होते, दोषपूर्ण प्रत्यक्षण होता है, ध्यान होता है, पेशीय क्रियाओं में अनोखी शुद्धता होती है। ये है मनोविदालिता डेविसन के और नील के अनुसार। ठीक है, तो ये वही पॉइंट्स हैं जो कि हमने वैज्ञानिक अर्थ के दौरान भी देखे थे। ठीक है, जो सामान्य लक्षण मनोविदालिता के हैं तो वो डेविसन और नील की इस परिभाषा से काफी मिलते जुलते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा जो है तो डेविसन एक बात और कहते हैं कि यह रोगी को अन्य लोगों और वास्तविकता से दूर ले जाता है। ठीक है, और उसे व्यामोह तथा विभ्रम की काल्पनिक दुनिया में ले जाता है। यानी वास्तविकता से मनोविदालिता का व्यक्ति जो पेशेंट होगा वो दूर हो जाएगा और व्यामोह और विभ्रम की एक काल्पनिक दुनिया में वो रहने लगेगा। ठीक है, चलिए अगर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा मनोविदालिता के लक्षणों की बात अब हम करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखे थे वैज्ञानिक अर्थ के दौरान सामान्य लक्षण उसके कुछ है ना, 10 सामान्य लक्षणों की बात की थी जो लगभग सभी मनोविदालिता पेशेंट्स के अंदर पाई जाती है। लेकिन मनोविदालिता, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि मनोविदालिता कितने प्रकार का होता है। तो हम ये जानेंगे कि अलग अलग प्रकार के मनोविदालिता के जो रोगी होते हैं वो अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो सामान्य लक्षण तो हमारे 10 ही हैं, लेकिन फिर भी लक्षणों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि मनोविदालिता के लक्षण हैं कितने प्रकार के। ठीक, तो मनोविदालिता का नैदानिक लक्षण से मतलब है कि हमारा अगर हम इसका चिकित्सीय उपचार करें मनोविदालिता का, तो चिकित्सीय उपचार के आधार पर हमारे मनोविदालिता के कितने प्रकार के लक्षण होते हैं। तो देखिए 3 तरह के लक्षण होते हैं बेसिकली। ठीक है, पहला है हमारा धनात्मक लक्षण। देखिए धनात्मक, धन का मतलब क्या है, धन का मतलब है किसी चीज का जुड़ना। ठीक है, तो मनोविदालिता के धनात्मक लक्षण हम ऐसे लक्षणों को कहते हैं जो मनोविदालिता रोग में वृद्धि करते हैं। ठीक है, मनोविदालिता रोग में क्या कर रही हैं, वो वृद्धि कर रही हैं। ठीक, तो धनात्मक लक्षणों से तात्पर्य होता है ऐसे लक्षण जिनमें रोगी सामान्य कार्यों को मनोवैज्ञानिक रूप में अत्यधिक करता है और मतलब ज्यादा करेगा, सामान्य कार्यों को मनोवैज्ञानिक ढंग से आवश्यकता से अधिक करता है, जिसकी वजह से उसकी मनोविदालिता जो है वो जो रोग है वो सामान्य से अधिक बढ़ता ही जाता है। यानी मनोविदालिता में हमें धनात्मक रूप से वृद्धि दिखाई देने लगती है, रोग के अंदर वृद्धि होने लगती है इन लक्षणों के कारण। तो ये कौन कौन से लक्षण हैं,
जल्दी से समझते हैं हम लोग। पहला लक्षण है हमारा व्यामोह। देखिए, व्यामोह डिल्यूजन, इसका अर्थ है भ्रम, भ्रम की स्थिति। ठीक है, तो व्यामोह का अर्थ क्या होता है कि ऐसा एक गलत विश्वास जिसके गलत होने के सबूत हैं हमारे पास, ठीक है, प्रमाण है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी मनोवैधालिता का पेशेंट उसको गलत नहीं मानेगा। ठीक है, मान लीजिए उसके सामने एक रस्सी है और वो उस रस्सी को सांप समझ बैठा है। आप उस रस्सी को हाथ में लेकर दिखाइए उसे, आप उस रस्सी को गले में डालकर दिखा दीजिए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उसे रस्सी नहीं मानेगा, वो उसे सांप ही मानेगा। अगर वो उसको डिल्यूजन के तौर पर अगर वो उसे सांप मान रहा है तो वो उसे सांप ही मानेगा। आप कितना ही कहिए कि वो सांप नहीं है, वो रस्सी है, और देखो मैं इसको टच कर रहा हूँ, देखो मैं इसको उठा रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, गले में डाल रहा हूँ, कुछ भी आप ऐसा करके दिखाइए, तब भी वो नहीं मानेगा। वो कहेगा तुम सिर्फ सांप के साथ खेल रहे हो और मत खेलो क्योंकि ये हानिकारक है। ठीक है, वो आपकी बात को सिरे से नकार देगा। ठीक है, तो वो सबूत होने के बाद भी अपनी ही बात को सत्य मानता है, दूसरे की बात को तर्क के आधार पर भी सत्य नहीं मानता। यह है व्यामोह। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, इसने व्यामोह में जो है कई प्रकार बताए हुए हैं। ठीक है, कि मनोवैधालिता में कितने प्रकार का व्यामोह हो सकता है। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहला जो व्यामोह बताया है वो बताया है दंडात्मक व्यामोह। दंडात्मक व्यामोह का क्या मतलब है कि ऐसा व्यामोह जिसमें व्यक्ति जो है दंड देने को आतुर रहता है। ठीक है, दंड देने को क्यों आतुर रहेगा भाई, वो किसी को दंड क्यों देगा। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर भी होता है तो वो किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य जानवर को तकलीफ दब देता है, जबकि उसके शरीर को उससे कोई हानि हो, उसको किसी प्रकार की उससे कोई खतरा हो। ठीक है, तभी तो करेगा। तो मनोवैधालिता का जो रोगी होता है उसको एक ऐसा विश्वास हो जाता है कि लोग उसके लिए खतरा हैं, लोग उसे डरा रहे हैं, लोग उसे धमका रहे हैं, लोग उस पर आक्रमण कर रहे हैं, लोग उस पर जानबूझकर उसे तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उसके अंदर एक भ्रम पैदा होने लगता है और उसे कितने भी तर्क दीजिए वो भ्रम मजबूत होता जाता है, वो भ्रम टूटता नहीं है। ऐसी स्थिति में वो फिर या तो खुद को दंड देता है या सामने वाले को दंड देता है। या तो वो ये इन सब से परेशान होकर खुद को दंडित करेगा कि अगर उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो सामने वाले को दंड दे सके तो वो खुद को दंड देगा, और अगर उसको ऐसा विश्वास है कि नहीं मैं सामने वाले को जो है दंडित कर सकता हूं, तो वो दूसरों के लिए खतरा बन जाएगा, उन्हें दंडित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा दंडात्मक व्यामोह। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट व्यामोह होता है हमारा संदर्भ जो है इसका व्यामोह। तो संदर्भ के व्यामोह से क्या अर्थ होगा। संदर्भ के व्यामोह का अर्थ है कि रोगी जो है वो दूसरे के कार्य और व्यवहार में एक विशेष और व्यक्तिगत महत्व को जोड़ देता है, अपनी तरफ से कोई नई बात उसमें जोड़ लेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर कुछ आदमियों को हम आपस में बातचीत करते देखते हैं तो हम नॉर्मली लेंगे इस चीज को, लेकिन अगर मनोवैधालिता का कोई रोगी है तो वो ये विश्वास करेगा कि जितने भी लोग आपस में बात कर रहे हैं वो सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कोई और टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, उसी रोगी के बारे में बात कर रहे हैं। सिनेमा पे अगर कोई फिल्म आ रही है वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं लोग, है ना। कोई भी पात्र हैं आपस में अगर बातचीत कर रहे हैं तो भी उस रोगी के बारे में ही बात कर रहे हैं। मतलब वो अपनी तरफ से उसमें एक नई बात जोड़ लेता है और खुद को उसमें शामिल कर लेता है, उस काल्पनिक कार्यक्रम में खुद को भी शामिल कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है संदर्भ व्यामोह। इसके बाद तीसरा व्यामोह होता है बड़प्पन व्यामोह। बड़प्पन का व्यामोह का क्या मतलब है कि खुद का बड़प्पन दिखाना। ठीक है, खुद की जो है ये दिखाना कि मैं कितना बड़ा हूं, कितना बड़ा मेरा व्यक्तित्व है, ये वो समझाने का प्रयास करता है। तो रोगी या तो अपने आप को बहुत बड़ा आविष्कारक समझने लगता है या उसका व्यक्तित्व वो ऐसा समझने लगता है कि ऐतिहासिक है। जैसे कोई मनोवैधालिता के रोगी स्त्री है तो वो समझ सकते भाई मैं तो रानी लक्ष्मीबाई हूं या मैं तो इंदिरा गांधी हूं। ठीक है, और कोई मनोवैधालिता का रोगी है तो वो खुद को भगवान मान सकता है या खुद को गांधी जी मान लेगा कि हाँ जी मैं तो इस राष्ट्र का पिता हूँ, राष्ट्रपिता हूँ।
ठीक है, या कुछ और इस तरह का कोई भी विश्वास वो ऐसा ले सकता है कि धार्मिक है, कोई राजनीतिक नेता मान सकता है खुद को, या किसी का गुरु का या ईश्वर का अवतार मान सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमारा आता है कि हम नेक्स्ट चलते हैं, नियंत्रण का व्यामोह क्या है। तो नियंत्रण का व्यामोह होता है, इसमें रोगी को यह विश्वास हो जाता है कि उसके आवेग, भाव, चिंतन, क्रिया आदि को कोई दूसरा व्यक्ति नियंत्रित कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहा। यानी उसका दिमाग भी किसी के कंट्रोल में है, उसके भाव भी किसी के कंट्रोल में है, वो खुद गुस्सा नहीं कर रहा, उससे कोई गुस्सा करवा रहा है, वो खुद नहीं डर रहा, उसे कोई डरा रहा है, वो खुद नहीं रो रहा, उसे कोई जबरदस्ती रुलवा रहा है, रोने पे मजबूर कर रहा है, वो खुद नहीं हंस रहा, उससे कोई हंसने पे मजबूर कर रहा है, वो जो बातें कह रहा है वो खुद नहीं कह रहा, उससे कहलवाई जा रही हैं, कोई कहलवा रहा है उससे। तो ऐसे उसके अंदर विश्वास पैदा हो जाता है कि किसी और के द्वारा वो नियंत्रित किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो मनोवैद्यता की एक महिला रोगी थी और उसको मान लीजिए विश्वास हो गया था कि उसके जो खाने की आवश्यकता है, कार चलाने की गति है, ये सब जो हैं ये कोई नियंत्रित कर रहा है, ये बाहर ही कोई लोग हैं, बाहर ही कोई बल है जिसके द्वारा नियंत्रित हो रही है। इसी की वजह से उसका व्यवहार कैसा हो गया, विद्रोही हो गया, वो खुद को उनके नियंत्रण से दूर करने की कोशिश करने लगी और ना चाहते हुए भी मनोवैद्यता की पेशेंट बन गई। चलिए नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये आता है हमारा अब व्यामोह के बाद सेकंड जो लक्षण है हमारा मनोवैद्यता का, वो है विभ्रम यानी हेलुसिनेशंस। तो विभ्रम या हेलुसिनेशंस क्या होते हैं कि देखिए व्यामोह में या भ्रम में जो हमारा प्रमाण था वो उपस्थित था, सबूत उपस्थित था, लेकिन सबूत उपस्थित होने के बावजूद व्यक्ति उस सबूत को नहीं मानता। जैसे रस्सी थी लेकिन रस्सी को वो सांप समझ रहा था बट मान नहीं रहा था कि रस्सी सांप नहीं है। ठीक है, लेकिन विभ्रम में क्या होता है, कोई उद्दीपक होता ही नहीं है। ठीक है, उद्दीपक है ही नहीं, बाह्य उद्दीपक की अनुपस्थिति, मतलब जैसे रस्सी है ही नहीं और वो मान रहा है कि सांप है। ठीक है, वहां रस्सी भी नहीं है और उसे लग रहा है कि वहां सांप है, तो ऐसी स्थिति में हम विभ्रम कहेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति में प्रत्यक्षण जो हो रहा है वो विभ्रम कहलाएगा, और जो मनोवैद्यता का रोगी होता है उसके अंदर विभ्रम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब कितने तरह का होता है ये विभ्रम, चलिए जल्दी से देखते हैं। तो विभ्रम इनमें सबसे पहले नंबर का आता है श्रवण विभ्रम या ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तो श्रवण विभ्रम क्या होता है कि व्यक्ति को ऐसे विभ्रम में क्या होता है, कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, उसको ऐसा लगता है कि कोई आवाज है जो उसके आसपास हो रही है और वो दावा करता है कि उसे वो आवाज सुनाई दे रही है और उसमें जो बातें कही जा रही हैं वो सत्य है। तो वो उसके सिर से बाहर से आ रही हैं या अंदर से आ रही हैं, मतलब उसे ऐसा लगेगा कि वो जैसे एक कमरे में है तो उसे लगेगा कि बगल वाले कमरे से आवाजें आ रही हैं, जबकि बगल वाले कमरे में कोई है ही नहीं। ठीक है, लेकिन उसको लगेगा कि वहां से आवाजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, लोगों के बात करने की आवाज आ रही है, किसी के रोने की आवाज आ रही है, हंसने की आवाज आ रही है, इस तरह की आवाजें उसको महसूस होती हैं। ठीक है, अब ये आवाज जो है जानी पहचानी भी हो सकती है, नई भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद में कैसी भी आवाज, उसको ऐसा भी हो सकता है उसको ऐसा महसूस हो कि वो ईश्वर से बात कर, उसे ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर उसको आदेश दे रहे हैं, ईश्वर से बात कर रहे हैं और वो उनके आदेशों को सुनता है और खुद भी आदेश देता है, खुद भी उस तरह की बातें करता है। जैसे एक उदाहरण था कि एक केस था जिसमें एक महिला रोगी थी और उसे अक्सर अपने आस पड़ोस में कुछ लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई देती थी कि इसके बच्चों को पकड़ो, इस बच्चे को मारो, इस तरह की आवाजें उसको सुनाई देती थी कि कोई उसकी बुराइयां कर रहा है, जबकि उसके पड़ोस में ऐसा कोई भी नहीं था। और जब वो वहां जाके देखती थी उसे दिखता कुछ नहीं था, लेकिन वो इस बात को स्वीकारती नहीं थी कि कोई उसकी बुराई नहीं कर रहा है ना। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे बराबर में कहीं उसको कोई ना कोई बोल रहा है, उसको कुछ आवाज दे रहा है, कुछ कह रहा है, इस तरह की आवाजें उसको सुनाई देती थी। ठीक है, तो ये जो है हमारा उदाहरण होगा। ठीक है, इस श्रवण विभ्रम का। अब अगर बात करते हैं हम दृष्टि विभ्रम की, तो दृष्टि विभ्रम में क्या होता है, देखिए दृष्टि विभ्रम में हमारे रोगी को ऐसी चीजों का एक
स्पष्ट भी हो सकता है, अस्पष्ट भी हो सकता है, उसे एक प्रतिक्षण होता है, ऐसा लगता है उसे कि कोई है, जबकि वो चीज वहां उपस्थित नहीं होती है। जैसे उसको बहुत सारे ऐसा लग सकता है कि कुछ लोग उसे दिखाई दे सकते हैं, कोई वस्तु उसे दिखाई दे सकती है, कोई जंतु उसे दिखाई दे सकता है। ठीक है, इसका भी एक केस है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एक केस था जिसमें एक महिला थी और वो जब मानसिक इस तरह से रोग से पीड़ित थी, मनोविदालिता के, तो जब उसने साइकोलॉजिस्ट ने, जो साइकेट्रिस्ट है, उसने बात की थी उस लड़की से, उस औरत से, तो वो बताती है कि उसे कुछ आदमी दिखाई देते हैं जो सफेद कपड़े पहने हुए हैं, धीरे धीरे बाईं आंख में घुस रहे हैं, चोट कर रहे हैं। और जब उससे पूछा गया कि क्या इस समय भी दिख रहे हैं, तो उसने कहा हाँ मुझे तो दिख रहे हैं, जबकि वहां पर कोई भी नहीं था। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं ये मनोविदालिता के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इस तरह की घटनाएं जो हैं वो मनोविदालिता के जो पेशेंट्स होते हैं, रोगी होते हैं, उनमें दिखाई देती हैं। तीसरा जो है आपका स्पर्श का विभ्रम होता है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन में क्या होता है कि रोगी को स्पर्श संबंधी विभ्रम पैदा हो जाते हैं, जैसे जलन की संवेदना उत्पन्न हो सकती है, बिजली के आघात की संवेदना उत्पन्न हो सकती है, शरीर पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रेंगने की उसको अनुभूति हो सकती है, ठीक है, या झंझनाहट की अनुभूति, इस तरह की संवेदनाएं उसको अनुभव होती हैं। ठीक है, जो कि वास्तविकता में नहीं है लेकिन उसको ऐसा अनुभव हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में चौथा हमारा जो विभ्रम होता है वो होता है दैहिक विभ्रम। दैहिक विभ्रम मतलब देह से संबंधित, अंगों से संबंधित। तो इसमें जो मनोविदालिता के रोगी जिनको दैहिक विभ्रम होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अंग उनका अपनी जगह से हिल गया है, अपनी जगह से किसी और जगह चला गया है, शिफ्ट हो गया है कहीं और। जैसे हार्ट है वो बाईं नहीं दाईं तरफ चला गया है, लिवर है वो दाईं नहीं बाईं तरफ आ गया है। ठीक है, या फिर उन्हें अपने किसी अंग के हिलने की या उसके जो है गायब हो जाने की अनुभूति महसूस होती है कि वो अंग है ही नहीं उनके बॉडी के अंदर। ठीक है, या उन्हें अपने शरीर में किसी प्रकार की कोई गतिविधि, अलग तरह की असामान्य गतिविधि महसूस हो सकती है, जैसे पेट में सांप का चलना एक नॉर्मल सी गतिविधि है जो होती है। ठीक है, तो ये भी उसको महसूस हो सकती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे आता है हमारा घ्राण विभ्रम। देखिए घ्राण विभ्रम में क्या होता है, हमारा घ्राण विभ्रम में हमारा जो है रोगी को ऐसी गंधों का अनुभव होता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की विशिष्ट गंध का अनुभव होगा जो कि सामान्य व्यक्तियों को नहीं हो रहा है, और इतना पागल हो जाएगा वो इस गंध के पीछे, वो बार बार कहेगा कि हाँ मुझे ये गंध आ रही है और मुझे ये गंध वाली वस्तु को देखना है, सूंघना है, समझना है उसे, लेकिन वो वस्तु क्योंकि वास्तविकता में होती नहीं है तो उसको समझ में ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये एक घ्राण विभ्रम का उदाहरण होगा। इसके बाद एक और विभ्रम होता है जिसे हम कहते हैं स्वाद विभ्रम। ठीक है, जिसमें स्वाद से संबंधित रोगी को अनुभव होते हैं, और इसमें जो है उसे खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनमें स्वाद बदला हुआ महसूस होता है। उसे ऐसा लग सकता है कि जो खाना वो खा रहा है उसका स्वाद विचित्र है, या पानी का स्वाद विचित्र है। ठीक है, और ऐसा स्वाद होता है उसको जो महसूस हो रहा होता है, जिसको अगर पूछा जाए ना कि कैसा लग रहा है, तो वो उसकी व्याख्या नहीं कर पाता, ना बता पाएगा कि खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, क्या है, वो उसकी व्याख्या ही नहीं कर पाएगा। चलिए, तो इसके बाद हमारा ये तो हुए हमारे व्यामोह और विभ्रम, दो लक्षण हो गए मनोविदालिता के धनात्मक। अब तीसरा जो धनात्मक लक्षण है वो है हमारा विघटित चिंतन। ठीक है, तो जो विघटित चिंतन है इसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति का चिंतन इतना विकृत हो जाता है कि वो जो है अपने आप में अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं बता पाता किसी को। ठीक है, ना ही सोच पाता। देखिए, एक सामान्य जो चिंतन होता है वो एक क्रमिक प्रक्रिया है। चिंतन कब शुरू होता है, जब कोई समस्या आती है। ठीक है, जब कोई समस्या आती है तो जनरली क्या होता है, हम लोग चिंतन करते हैं, उस समस्या के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, जो उसके समाधान संभावित हैं उनका आकलन करते हैं, उनके बारे में कल्पनाएं करते हैं, परिकल्पनाएं तैयार करते हैं, और फिर हर समाधान को हम अपनी ही कल्पनाओं में बार बार लागू करते हैं, और लागू करके ये पता करने का प्रयास करते हैं कि इनमें से कौन सा समाधान जो है वो सर्वाधिक उचित समाधान है। ठीक है, और फिर फाइनली जो समाधान हमको सबसे अच्छा लगता है, जिसके लाभ अधिक हैं, हानियां कम है, वो समाधान हम अपने निर्णय के रूप में ले लेते हैं।
ठीक है। लेकिन जो मनोवैधालिता का रोगी होगा उसमें इस प्रकार की चिंतन की व्यवस्था नहीं होगी, क्रमिक रूप से इस प्रकार से चरणबद्ध उसकी प्रक्रिया नहीं होगी चिंतन की, वो चिंतन विघटित होगा। ठीक है, उसे पहली बात समस्या ही समझ में नहीं आएगी, फिर उसकी समस्या जैसे तैसे समस्या को वो थोड़ा बहुत अगर समझा तो उसकी परिकल्पनाएं नहीं बना पाएगा, परिकल्पनाएं अगर कुछ बनाई तो वो असामान्य परिकल्पनाएं होंगी। ठीक है, वो वास्तविकता से परे कल्पनाएं वाली परिकल्पनाएं बनेंगी, जिनका जो कि वास्तविकता में संभव ही नहीं है समाधान, वैसी समाधान को वो सोचेगा। ठीक है, तो उसका जो चिंतन है वो पूरी तरह से विकृत हो चुका होगा। इसके अलावा उसका संभाषण, वो अपनी जो बात रखेगा वो भी ढंग से नहीं रख पाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम अगर साहचर्य की बात करते हैं तो साहचर्य कैसा हो जाता है रोगी का। देखिए साहचर्य क्या होता है कि हमारे दिमाग में हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियों से हम संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे हम दृष्टि संवेदन की बात करें तो हम जिस वस्तु को देख रहे हैं, जैसे हमने गुलाब का फूल देखा तो वो हमारे अंदर स्टोर हो गया, अब उसकी महक भी स्टोर है। तो अगर कोई हमारे सामने गुलाब का फूल नाम ही ले लेगा ना तो आकृति भी बनेगी, उसकी महक का भी हमको एक स्मरण हो आएगा कि महक कैसी होती है। ठीक है, तो ये सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये मिलकर काम करती हैं, बात समझ आ रही है। और ये एक चीज अगर हम इससे लेकर चलेंगे तो बाकी उसके साथ की भी स्मृतियां हमारी तरोताजा हो जाएंगी। लेकिन यहाँ मनोवैधालिता में क्या होता है, रोगी के विचारों के बीच कोई भी साहचर्य जो हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो वो एक चीज को अगर याद करने की कोशिश करेगा तो उसे दूसरी चीज याद नहीं आएगी। जैसे अगर गुलाब के फूल की कोई बात कर रही हमने तो गुलाब का फूल अगर उसको चित्र याद आ गया तो जरूरी नहीं उसे महक भी याद आए। ठीक है, या हम गुलाब के फूल के साथ कोई और घटना याद कर रहे हैं, जैसे किसी ने किसी को गुलाब का फूल दिया तो वो जिस व्यक्ति को वो फूल दिया, जिस डेट को दिया, ये सब वो याद नहीं कर पाएगा। मतलब इन चीजों के बीच में एक वो सामंजस्य बिठा नहीं पाएगा। दूसरी चीज, उसका जो विषय है वो बार बार बदलता रहता है, वो क्या बोल रहा है उसको खुद को नहीं पता। ठीक है, अभी बात कर रहा था जवाहरलाल नेहरू की, पता लगा थोड़ी देर बाद ही बात करने लगे गांधी जी की, गांधी जी से पलट के वो पहुंच गया आपके स्कूल पर, स्कूल से पहुंच के कहीं भी, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, वो कहीं भी इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, तो इसके बाद वो अनुपयुक्त प्रश्न पूछते हैं। अनुपयुक्त प्रश्न का मतलब क्या है कि वो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, संभाषण कैसा होगा, अस्पष्ट संभाषण होगा। ठीक है, स्पष्ट ही नहीं है क्या बोलना है, बार बार एक ही लाइन को रिपीटिशन देंगे जब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मस्तिष्क का जो कनेक्शन है हमारे बोलने के साथ, वो कनेक्शन ही उसका प्रॉपर नहीं है, वो भाषा ही नहीं ले पा रहा अपनी, तो इसलिए उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो रोगी का जो संभाषण है वो इतना अस्पष्ट होने की वजह, तो रोगी का जो चिंतन है वो औपचारिक चिंतन होता है। औपचारिक का क्या मतलब हुआ कि जो रोगी है हमारा, वो कहने का अर्थ ये है कि वो हमेशा, देखिए जैसे किसी अजनबी से हम बात करते हैं तो हम कैसी बात करते हैं, है ना, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं। ठीक है, बहुत मतलब औपचारिक ढंग से बात करेंगे, है ना। लेकिन जब हम किसी अपने से बात करते हैं तो ये सब तमीज हम भूल जाते हैं। ठीक, फिर हम ये नहीं सोचते सामने वाला हमारे बारे में क्या राय रखेगा, हम बड़े अनौपचारिक ढंग से इनफॉर्मल होकर बात करते हैं। तो जो ये रोगी होते हैं ये बहुत औपचारिक ढंग से बात करेंगे। ठीक है, और इनकी बातों में अक्सर तुकांत होता है। तुकांत मीन्स ये राइम्स बनाएंगे, अपनी बात को कहने में राइम्स बनाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सब जो राइम बनाने वाले होते हैं वो सब मनोवैधालिता के पेशेंट होते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। पर अक्सर मनोवैधालिता के जो पेशेंट होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, वो अपने वाक्यों को बहुत बार दोहराएंगे। कभी कभी वह अपने चिंतन और वाक्यों को निर्देशित करने के लिए तुकांत शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है अनुपयुक्त भाव। ऐसे जो रोगी होते हैं इनका फ्लैट जो है आपका रिफ्लेक्शन होता है, यानी इनकी जो फीलिंग्स हैं और जो इनका इफेक्ट है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं, जहां हंसना है वहां रोएंगे, जहां रोना है वहां हंसेंगे, या कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देंगे, चेहरे पे कोई भाव नहीं होगा, भाव शून्य हो जाएंगे। इस तरह का इनका व्यवहार हमको दिखाई देगा कि या तो अनुप्रयुक्त संवेग दिखाई देते हैं इनके,
ठीक है, जैसे कोई खुशी की सूचना मिल रही है, दुख व्यक्त कर रहे हैं, या कोई घबराने की है तो वो हंस रहे हैं। इस तरह की ये जो है हमें स्थितियां दिखाते हैं। अब बात करते हैं ऋणात्मक लक्षणों की। देखिए, ऋणात्मक लक्षण का क्या मतलब हुआ कि ऋणात्मक लक्षण यानी कि जो मनोविदालिता के रोग में वृद्धि तो नहीं करते, लेकिन हाँ मनोविदालिता के लक्षण के रूप में प्रदर्शित होती है। यानी अगर ये लक्षण किसी रोगी में है तो वो मनोविदालिता का पेशेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट्स पे माने जाने वाले लक्षण होते हैं। जैसे कि संभाषण की कमी। जो मनोविदालिता के ऋणात्मक लक्षण है उनमें सबसे पहले आता है संभाषण की कमी की। जो मनोविदालिता के, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मनोविदालिता के जो पेशेंट होते हैं उनमें संभाषण सही ढंग से नहीं होता है, प्रश्न का उत्तर सही ढंग से नहीं दे पाएंगे। अगर उनसे आपने कोई प्रश्न कर दिया तो उनको उसका उत्तर समझ में नहीं आएगा, चुप रहेंगे या फिर बताएंगे, आंसर करेंगे तो कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, उनका मस्तिष्क और उनके बोलने की जो प्रक्रिया है उसके बीच में सही संवेद जो संचार वो कर रहे हैं उसके बीच में सही जो संबंध है वो स्थापित ही नहीं है। ठीक है, या भाषा बोलने में भी उन्हें असुविधा है और भाषा को समझने में भी असुविधा है, इसलिए संभाषण भी प्रभावित होता है। जब समझ में नहीं आ रहा तो बोलें क्या। ठीक है, उनके कथन में अवरुद्धता दिखाई देगी, रुक रुक के बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि शब्द एक साथ धारा प्रवाह नहीं बन पा रहे हैं। उनकी स्मृति बहुत कमजोर हो चुकी है, स्मृति में विचार लुप्त हो जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता क्या बोले। ठीक, तो ऐसी स्थिति में वो लोग चुप हो जाते हैं या फिर बहुत देर तक जो भी वो बोल रहे हैं उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, बिना किसी अर्थ के बोलते रहते हैं। इसके बाद आता है कुंठित प्रभाव। कुंठित प्रभाव मतलब फ्लैट इफेक्ट। अभी समझाया मैंने कि मनोविदालिता क्या है, कुंठित प्रभाव दिखाते हैं। उनके चेहरे से आपको उनके क्रोध, उदासी, खुशी या कोई भी भाव जो है ना वो दिखाई नहीं देते। अक्सर उनका चेहरा जो है वो उदासीन रहता है, हर भाव में वो एक जैसा ही फेस बनाए रहते हैं। ज्यादा आपकी बात पे ना तो कोई प्रतिक्रिया देंगे और ना ही वो आपको ऐसा दर्शाएंगे कि उन्हें कुछ बुरा लग रहा है या उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा है या कुछ अच्छा लग रहा है या कुछ गुस्सा आ रहा है, कुछ भी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका कि इच्छा शक्ति की शुद्धता। देखिए, इच्छा शक्ति की शुद्धता, जो हमारे इच्छा शक्ति होती है उसी के दम पर हम सारे काम करते हैं। ठीक है, अगर हमारे अंदर ये इच्छा शक्ति नहीं हो तो हम वो काम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो मनोविदालिता के पेशेंट्स होते हैं उनकी एक काल्पनिक दुनिया है और वो भी विकृत है, इतनी विकृत है जो वास्तविकता से बहुत दूर है। तो ऐसी स्थिति में इनकी इच्छा शक्ति में भी पर्याप्त परिवर्तन होते हैं। ऐसे जो रोगी होते हैं भाव शून्य होते हैं। भाव शून्य मैंने समझाया कि ये कोई भी भाव प्रदर्शित नहीं करते किसी भी परिस्थिति में। सामान्य लक्षणों में इनमें अभिरुचि नहीं होती। ठीक है, अभिरुचि नहीं लेते किसी काम में। अगर इनसे कहें ड्राइंग करिए तो ड्राइंग नहीं करेंगे, अगर कहिए कि म्यूजिक में पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं, वो भी नहीं करना है। कुछ इनकी अपनी कोई रुचि नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी इनके अंदर, थके थके से रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होते हैं हमारे, और किसी भी काम को पूरा करने में खुद को अक्षम मानते हैं, ऐसा समझते हैं मुझसे ये होगा ही नहीं काम। ठीक, तो ऐसे रोगी जो होते हैं अक्सर घर से बाहर निकलने से भी बचेंगे। उनको लगता है कि घर से बाहर निकले तो लोग क्या कहेंगे, वो कोई निर्णय नहीं ले पाते अपने। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो है क्या है कि ये इस तरह की स्थिति में व्यक्ति जो है वो मनोविदालिता का पेशेंट और ज्यादा कह लीजिए उसमें चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, मनोविदालिता के लक्षण उसमें प्रदर्शित होने लगते हैं। नेक्स्ट आता है बाह्य वातावरण के साथ शुद्ध संबंध। बाह्य वातावरण के साथ कि मनोविदालिता के जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने पर्यावरण के साथ संबंध नहीं रख पाते, सामंजस्य नहीं बना पाते, क्योंकि संवेगों का प्रदर्शन सही ढंग से नहीं है तो लोग हंसेंगे, है ना, लोग मजाक बनाएंगे, उनको पागल कहेंगे, इसलिए वो समाज से भी कटने लगते हैं, सामाजिक रूप से उनसे हट जाते हैं। ठीक है, अपने ही विचारों में, कल्पनाओं में खोए रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, जो नेक्स्ट आते हैं, देखिए हमने दो तरह के लक्षण पढ़े अभी, धनात्मक लक्षण, ऋणात्मक लक्षण। अब ये तीसरे तरह के लक्षण है मनोपेशीय लक्षण, साइकोमोटर सिम्टम्स। तो इसमें क्या होता है कि दैहिक रूप से वो क्या अपने जो हाव भाव है वो प्रदर्शित करते हैं, शारीरिक रूप से वो किस तरह की प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं, किस तरह के लक्षण उनके दिखाई देते हैं मनोविदालिता के पेशेंट्स के, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहला वो करते हैं, ऐसे जो रोगी होते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है,
हाव भाव, गति, दिशा सब बहुत हास्यास्पद होता है और विस्मयपूर्ण होता है। हास्यास्पद का मतलब हो गया कि लोगों को हंसी आ जाए ऐसे काम वो करके दिखाते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनके जो लक्षण होते हैं वो आवर्ती होते हैं, रिपीटिव होते हैं, बार बार करेंगे एक ही काम को, ठीक है। फिर इसके अलावा उद्देश्यपूर्ण, कभी कभी लगते हैं कि हाँ बहुत भैया ये तो इसका कुछ उद्देश्य है जो ये कर रहे हैं, इसका कुछ रीजन है, कुछ कुछ तो कारण है जो ये काम कर रहे हैं, बट उसका कारण बाद में समझ में नहीं आता है। कभी कभी क्या करते हैं, मनोपेशीय जो होते हैं वो एक कैटेटोनिया नाम के एक फॉर्म होती है, एक तरीका होता है, उसे अपना लेते हैं। देखिए कैटेटोनिया का मतलब होता है जैसे हम लोग किसी को कर देते हैं ना स्टैचू, गेम होता है ना, स्टैचू करते हैं, उसमें क्या होता है व्यक्ति बिल्कुल जिस पोज में वो खड़ा था, हमने जैसे ही बोला स्टैचू, वो उसी पोज में खड़ा हो जाएगा, हिलेगा नहीं जब तक कि हम उसको दोबारा स्टैचू ना बोले या हम उसको ना बोले कि भाई अब आपको स्टैचू नहीं होना है, तब तक वो ऐसे ही खड़ा रहता है। तो मनोविदालिता के पेशेंट ये काम नॉर्मली करते हैं, ठीक है। वो अपने आप को, अगर आप उनसे कह दीजिए कि भाई एक हाथ अभी 2 मिनट के लिए उठाओ जरा, तो वो आपका घंटों तक हाथ उठाए बैठे रहेंगे, है ना। और आप उनसे जब तक कहेंगे नहीं दोबारा, जैसे कोई पेशेंट है, अभी कोई नर्स आई, ठीक है, उसने कहा भाई हाथ को ऐसे करो, थोड़ा खिसकाइए हाथ को, थोड़ा तिरछा कीजिए, मेरे को अभी कुछ करना है, आपने या फिर उन्हें आधा बिठा दिया, कुछ भी इस तरह की स्थिति पोजीशन दे दी उनको, तो वो उस पोजीशन को मेंटेन रखते हैं घंटों तक, ठीक है। ये कहलाता है कैटेटोनिया। इसके बाद भयानक ढंग से वो हाथ पैर फेंक सकते हैं, ठीक है, ऐसे जैसे कोई कहते हैं ना, कोई भूत प्रेत कहते हैं जनरली लोग कि ये ऐसे चल रहे वैसे चल, तो कुछ अलग ढंग की गति वो करके दिखाते हैं जिससे कि लोग उनसे डर जाते हैं, ठीक है। वो डरा नहीं रहे लोगों को, लेकिन वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे लोग या तो हंसेंगे या डरेंगे और इधर उधर दौड़ेंगे बेवजह। वो क्या करते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या करेंगे, एक ही तरह से घंटों तक बैठे रहेंगे। मनोदशा में भी उनके में बहुत सारे बदलाव हमको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मनोविदालिता के ये जो बहुत सारे लक्षण हमने पढ़े, इन्हीं लक्षणों के आधार पर मनोविदालिता का पता लगाया जाता है कि किसी रोगी में मनोविदालिता का लक्षण दिखाई दे रहा है या नहीं, सिजोफ्रेनिया उसको हो सकता है या नहीं हो सकता है, भविष्य में इस रोग से बचने का उपाय और इसके प्रकार, ये हम आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इस नैदानिक उपाय इसके क्या हैं और इसको जो है इसके ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।